हम्म। क्या कभी ये ख्याल आया है कि मतलब मिडिल ईस्ट के किसी रेगिस्तान में अगर कोई एक गोली भी चलती है तो दुनिया के दूसरे कोने में किसी आम घर की रसोई में रखे आटे की कीमत कैसे बदल जाती है? हाँ, और अक्सर लोग सोचते हैं कि युद्ध मतलब सिर्फ सरहदें, सेनाएं और कूटनीति। है ना? बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किन्हीं दो देशों के बीच का मसला है। राइट। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम जो सोर्स मटेरियल और जो रिसर्च खंगाल रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही है। मतलब बहुत ही चौंकाने वाली कहानी है। और काफी डरावनी भी। हाँ, डरावनी भी। अ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईरान युद्ध और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर। मतलब हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे एक रीजनल क्राइसिस रातों रात दुनिया भर के लिए एक एनर्जी और फूड क्राइसिस में बदल जाता है। हम्म। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। मिडिल ईस्ट में एक डोमिनो गिरता है और दुनिया के दूसरे कोने में ब्रेड या रोटी महंगी हो जाती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें उस भ्रम को तोड़ना होगा जिसमें हम सब जी रहे हैं। कैसा भ्रम? मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि तेल का काम सिर्फ गाड़ियां चलाना या कारखाने चलाना है। हाँ, जाहिर है पेट्रोल पंप वाली इमेज ही आती है दिमाग में। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम इन सोर्सेज की गहराई में जाते हैं तो एनर्जी और एग्रीकल्चर के बीच का एक ऐसा गहरा मतलब लगभग डरावना कनेक्शन नजर आता है जिसके बारे में मेन स्ट्रीम में बहुत कम बात होती है। ओहो। हमारी जो आज की मॉडर्न फूड सप्लाई चेन है ना, वो पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल्स की गुलाम है। पेट्रोकेमिकल्स की? बिल्कुल। जब एनर्जी मार्केट में कोई हलचल होती है तो वो सिर्फ कोई इकोनॉमी के पन्ने की खबर नहीं होती, वो इंसान की जीवन रेखा पर यानी हमारे खाने पर सीधा वार होता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एकदम बेसिक सवाल से करते हैं। दुनिया में तो यार और भी बहुत जगह संघर्ष होते रहते हैं। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो फिर ये वाला युद्ध ग्लोबल मार्केट के लिए इतना खौफनाक क्यों माना जा रहा है? जब मैं नोट्स पढ़ रहा था तो बार बार एक ही ज्योग्राफिकल पॉइंट का जिक्र आ रहा था, हॉर्मुज स्ट्रेट। हाँ, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले थे। मतलब ये फारस की खाड़ी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने वाला एक बेहद संकरा सा समुद्री रास्ता है। बहुत ही संकरा। लेकिन दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, ये सब अपना तेल यहीं से भेजते हैं। इसे अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बॉडी के रूप में देखें ना, हाँ। तो हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे मेन जग्युलर वेन है, मतलब गले की नस की तरह है। बाप रे, गले की नस? हाँ, ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट है। इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई अगर मैं सही याद कर पा रही हूँ तो बस 21 मील के आसपास है। सिर्फ 21 मील? बस। और उसी में से दुनिया के सबसे विशालकाय सुपर टैंकर गुजरते हैं। तो किसी भी तरह की सैन्य हलचल या नाकाबंदी या मान लीजिए समंदर में बिछाई गई एक सिंगल खदान भी इस रास्ते को महीनों के लिए ब्लॉक कर सकती है। और क्योंकि आज की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन जस्ट इन टाइम डिलीवरी पर चलती है। एग्जैक्टली। कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक लेके नहीं बैठा है आजकल। तो वहां होने वाली एक छोटी सी रुकावट भी दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा देगी। बिल्कुल मचा देगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात समझना चाह रहा था। हाँ, पूछिए। हमने कई बार देखा है कि जैसे ही इस इलाके में टेंशन बढ़ती है, तेल की कीमतें तुरंत आसमान छूने लगती हैं। तुरंत, रातों रात। तो क्या ये सचमुच किसी एक्चुअल कमी की वजह से होता है? मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो अगर किसी हाईवे पर ट्रैफिक जाम की सिर्फ अफवाह भी फैल जाए, हाँ, तो लोग दूसरे रास्ते लेने लगते हैं। राइट, और लोग पैनिक होकर दूसरे रास्ते लेते हैं जिससे सच में हर जगह जाम लग जाता है। तो क्या तेल का मार्केट भी इसी तरह काम करता है? क्या ये शुरुआती प्राइस हाइक सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डर है? ये ट्रैफिक जाम वाला जो एनालॉजी आपने दिया ना, ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। अच्छा। इंटरनेशनल मार्केट सिर्फ इस बात पर रिएक्ट नहीं करता कि आज कितना तेल कम निकाला गया। बाजार डर और अनिश्चितता की कीमत तय करता है। रिस्क और अनसर्टेनिटी की? हाँ, मतलब फ्यूचर का डर? हाँ। जब युद्ध का खतरा मंडराता है तो व्यापारी फ्यूचर की शॉर्टेज को इमेजिन करके डरने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है। तो और क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड मैथ काम करता है और वो है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब समुद्री जहाजों का बीमा। युद्ध के खतरे से इंश्योरेंस कंपनियों का क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। देखिए, एक ऑयल टैंकर असल में करोड़ों डॉलर का एक तैरता हुआ बम है
है ना? हाँ, ये बात तो है। तो जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास युद्ध की स्थिति बनती है, हम्म। तो लंदन और दुनिया भर के बड़े इंश्योरेंस अंडरराइटर्स उस इलाके को वॉर रिस्क जोन डिक्लेयर कर देते हैं। वॉर रिस्क जोन। और रातों रात उन जहाज़ों का इंश्योरेंस प्रीमियम हजारों डॉलर से बढ़कर लाखों डॉलर हो जाता है। तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो फिर कंज्यूमर पर ही आएगी। बिल्कुल, जहाज कंपनियों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। और इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं वो ये सोचकर कि कल तेल नहीं मिलेगा, आज ही ऊंचे दामों पर तेल खरीदना शुरू कर देते हैं। पैनिक बाइंग। एग्जैक्टली। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में रिस्क प्रीमियम कहते हैं। तो असल में तेल की एक भी बूंद कम होने से पहले ही, मतलब एक्चुअल शॉर्टेज होने से पहले ही। हाँ, सिस्टम में मौजूद डर और इस इंश्योरेंस कॉस्ट के कारण तेल महंगा हो जाता है। ये तो वाकई दिमाग चकरा देने वाला है यार। मतलब एक गोली चले बिना भी डर का बाजार करोड़ों का खेल कर देता है। बिल्कुल। ठीक है। तेल का महंगा होना तो समझ में आता है। जब लॉजिस्टिक और जहाज़ों का खर्च बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी होंगी। राइट। लेकिन नोट्स पढ़ते हुए जिस पॉइंट पर आकर मेरा दिमाग सच में ठनका वो कुछ और ही था। फूड वाला पार्ट? हाँ, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से हमारी थाली का खाना महंगा हो जाता है। बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ये। और इसका रीजन सिर्फ ये नहीं है कि खेत में चलने वाले ट्रैक्टर का डीजल महंगा हो गया। नहीं, वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो असली कहानी क्या है? मतलब नोट्स में फर्टिलाइजर का बहुत जिक्र था। तो इस एनर्जी और एग्रीकल्चर के अजीब से कनेक्शन के पीछे की साइंस क्या है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे इम्पोर्टेंट और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ मिट्टी, बीज, धूप और पानी का खेल है। हाँ, एकदम नेचुरल चीज लगती है। रब के पार है। और ये इतनी बड़ी आबादी सिर्फ गोबर या ऑर्गेनिक खाद के भरोसे जिंदा नहीं रह सकती। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। मॉडर्न खेती पूरी तरह से सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पर टिकी है, स्पेशली नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया और अमोनिया। अच्छा। और यहीं पर एनर्जी की एंट्री होती है। इन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, हैबर-बॉश प्रोसेस। हैबर-बॉश। हाँ, और इस प्रोसेस में भारी मात्रा में नेचुरल गैस की जरूरत होती है। एक मिनट। नेचुरल गैस से खाद कैसे बन रही है? मतलब क्या गैस सिर्फ उन कारखानों को बिजली देने के लिए है? नहीं, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। नेचुरल गैस सिर्फ एनर्जी नहीं देती, वो अमोनिया बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल भी है। रॉ मटेरियल? गैस रॉ मटेरियल है? हाँ, देखिए, नेचुरल गैस में मीथेन होती है। उसी मीथेन में से केमिकल रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। ओके। प्रेशर और टेम्परेचर पर मिलाते हैं, तब जाकर अमोनिया बनता है। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो नेचुरल गैस के बिना मॉडर्न फर्टिलाइजर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि आज दुनिया की आधी आबादी सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि हम इस तरीके से आर्टिफिशियल खाद बना पा रहे हैं। ओहो, मतलब अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ तो टेक्निकली देखा जाए तो हम इंसान भी इनडायरेक्टली पेट्रोल और गैस ही खा रहे हैं। एक तरह से हाँ। मतलब हमारी खेती अब सिर्फ मिट्टी का नहीं, पेट्रोकेमिकल्स का खेल बन चुकी है। बिल्कुल सही। हम प्रैक्टिकली फॉसिल फ्यूल्स को खाने में कन्वर्ट कर रहे हैं। अजीब सी बात है लेकिन सच है। और अब इसे वापस ज्योग्राफी और युद्ध से जोड़कर देखिए। मिडिल ईस्ट से। हाँ, मिडिल ईस्ट में कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान सिर्फ तेल के कुएं नहीं हैं, वे नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े रिजर्व हैं। अच्छा, तो वो फर्टिलाइजर भी बनाते होंगे? टन फर्टिलाइजर भी उसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर दुनिया भर के खेतों तक पहुंचता है। तो ये तो यार एक पूरी चेन रिएक्शन बन गई। बिल्कुल। मतलब युद्ध हुआ तो गैस महंगी हुई, गैस महंगी हुई तो अमोनिया महंगा हुआ, अमोनिया महंगा हुआ तो खाद महंगी होगी। एकदम सही। और क्योंकि फर्टिलाइजर कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हवाई जहाज से कुरियर कर दें, ये तो एक बल्क कमोडिटी है। हाँ, बड़े बड़े जहाजों में भरकर जाता है। तो मरीन इंश्योरेंस और महंगे फ्यूल की वजह से उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आसमान छूने लगती है। और जब ये इतना महंगा फर्टिलाइजर किसान तक पहुंचता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। क्या? या तो वो महंगा फर्टिलाइजर खरीदे जिससे उसकी फसल की लागत बढ़ जाएगी और बाजार में खाना ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, या फिर वो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ही कम कर दे। और अगर वो कम खाद डालेगा तो पैदावार गिर जाएगी। एग्जैक्टली। क्रॉप यील्ड गिरेगी, बाजार में अनाज कम पहुंचेगा, और जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें वैसे भी बढ़ जाती हैं। मतलब दोनों ही केसेस में हार तो आम इंसान की हो रही है। बिल्कुल। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। अब जब फर्टिलाइजर और एनर्जी दोनों महंगे हो गए तो मैं ये समझना चाह रहा था कि दुनिया के किन हिस्सों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा।
अलग अलग देशों पर अलग इम्पैक्ट होता है। क्योंकि हर देश की इकोनॉमी अलग है ना। हमारे सोर्सेज में एशिया का जिक्र सबसे पहले था। हाँ, अगर हम कमजोरियों की बात करें तो एशिया सच में सबसे आगे खड़ा है। चीन और भारत जैसे देश। हाँ, चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया, ये सब अपने डेवलपमेंट के लिए मिडिल ईस्ट के तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जापान और साउथ कोरिया की स्थिति तो और भी डरावनी है, क्योंकि उनके पास एनर्जी के अपने खुद के नेचुरल सोर्स ना के बराबर हैं। तो वो कितना इंपोर्ट करते हैं? उनकी डिपेंडेंसी लगभग 80 से 90% तक है। 90%। हाँ, तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई रुकावट आती है तो इन देशों का पूरा इंडस्ट्रियल ढांचा ही हिल सकता है। सब कुछ ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल, व्यापार घाटा तुरंत बढ़ेगा और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन जब मैं भारत के आंकड़े देख रहा था तो स्थिति सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी। हाँ, हमारे सोर्सेज में भारत के लिए इस क्राइसिस को एक डुअल वल्नरेबिलिटी या दोहरी मार कहा गया है। हाँ, और भारत का एग्जाम्पल इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए बेस्ट है। वो कैसे? देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हाँ, बहुत तेल खरीदते हैं हम। लेकिन साथ ही भारत फर्टिलाइजर्स का भी भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। अच्छा। और इसके उलट भारत दुनिया के लिए गेहूं, चावल, गन्ना और सब्जियों का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। तो जब तेल और खाद दोनों महंगे होते हैं तो होता क्या है? क्योंकि भारत में तो करोड़ों किसान हैं और खाने की महंगाई सिर्फ एक इकोनॉमी का डेटा नहीं है, ये तो सरकारें गिराने की ताकत रखती है। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। यहीं पर अर्थशास्त्र और राजनीति आपस में टकराते हैं। अक्सर सरकारें क्या करती हैं, वो फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी देती हैं ताकि किसानों पर सीधा बोझ न पड़े। हाँ, सब्सिडी तो मिलती है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें दोगुनी या तिगुनी हो जाती है तो सरकार का सब्सिडी बिल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि देश का फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा अनियंत्रित होने लगता है। मतलब जो पैसा कहीं और लगना चाहिए था। एग्जैक्टली, सरकार का जो पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए था, वो सिर्फ खाद और तेल की बढ़ी हुई कीमतें चुकाने में चला जाता है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अब जरा ब्राजील की तरफ चलते हैं। हाँ, ब्राजील का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे दिमाग में ब्राजील के लिए एक एनालॉजी आ रही थी। बताइए। अगर हम पूरी दुनिया को एक घर मान लेना तो ब्राजील उस घर की सबसे बड़ी रसोई की तरह है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? क्योंकि ये दुनिया भर को सोयाबीन, मक्का, कॉफी सब खिलाता है। लेकिन इस रसोई का स्टोव जलाने के लिए जो गैस और खाद चाहिए वो मिडल ईस्ट से आती है। बिल्कुल। अगर गैस महंगी हुई या सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया का खाना बनना ही बंद हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट समराइज किया। ब्राजील एक एग्रीकल्चर जायंट है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी अकीलीज हील यही है कि वो अपने फर्टिलाइजर्स के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। मतलब उनकी अपनी मिट्टी में वो बात नहीं है। हाँ, ब्राजील की मिट्टी में कुछ अहम पोषक तत्वों की कमी होती है। अच्छा। जिसे सिर्फ बाहरी फर्टिलाइजर से ही पूरा किया जा सकता है। तो अगर मिडिल ईस्ट ब्लॉक हुआ, तो अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है और खाद की सप्लाई रुकती है तो ब्राजील की इस विशाल रसोई में प्रोडक्शन गिर जाएगा। और चीन और यूरोप तो उन पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, वो इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं कि उनकी प्रॉब्लम कुछ ही हफ्तों में ग्लोबल फूड क्राइसिस बन जाएगी। यार, ये तो उन देशों की बात हुई जो थोड़े मजबूत हैं, जिनकी इकोनॉमी बड़ी है। लेकिन अफ्रीका के बारे में क्या? अफ्रीका की सिचुएशन तो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, नोट्स बता रहे थे कि सेनेगल, बेनिन, जाम्बिया और इरिट्रिया जैसे अफ्रीकी देश सबसे ज्यादा खतरे में हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन देशों के पास कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं होता है। कुशन नहीं उनके पास। हाँ, और यहाँ एक और पेचीदा सिस्टम काम करता है, डॉलर का सिस्टम। डॉलर का? कैसे? इंटरनेशनल मार्केट में तेल और फर्टिलाइजर हमेशा डॉलर में खरीदे जाते हैं। ओके। जब तेल महंगा होता है तो इन देशों को तेल खरीदने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तो उनके रिजर्व्स खाली होने लगते हैं। हाँ, और इससे उनकी अपनी लोकल करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरने लगती है। ओहो, मतलब एक तो चीज वैसे ही महंगी हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, राइट, और ऊपर से उनकी अपनी करेंसी भी वीक हो गई, तो उन्हें डबल पैसा देना पड़ेगा। ये तो एक विशेष साइकिल है यार। एकदम विशेष साइकिल है। और जब खाना और ईंधन जैसी बेसिक चीजें आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाती है ना, तो फिर लोग सड़कों पर आ जाते हैं। एग्जैक्टली। वहां सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ती, दंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। हाँ, श्रीलंका वाला क्राइसिस हमने देखा ही था। श्रीलंका इसका बहुत रीसेंट और जीता जागता एग्जाम्पल है। इन कमजोर अफ्रीकी देशों में महंगाई सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी
और सर्वाइवल का खतरा बन जाती है। अच्छा, इस पूरी उथल-पुथल में क्या कोई ऐसे देश भी हैं जिन्हें फायदा हो रहा हो? मतलब कोई तो पैसे बना रहा होगा इस क्राइसिस से? जियोपॉलिटिक्स में अक्सर किसी का क्राइसिस किसी और की अपॉर्चुनिटी बन ही जाता है। कौन है वो लकी लोग? जैसे जो बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, नाइजीरिया। हाँ, इनका तो तेल महंगा बिक रहा है, हाई ऑयल प्राइसेस से इनके रेवेन्यू में भारी उछाल आ सकता है। तो ये तो फायदे में रहे। लेकिन मजे की बात यह है कि इनकी ये खुशी बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा क्यों? उन्हें तो खूब डॉलर मिल रहे हैं। क्योंकि ये देश किसी अलग प्लेनेट पर थोड़े ना है। हाँ, ग्लोबल इकोनॉमी तो एक ही है। भले ही उन्हें तेल बेचकर प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन जब वे बाहर से इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े या कोई इंपोर्टेड फूड आइटम मंगाते हैं तो वो सब भी तो महंगा हो चुका है। एग्जैक्टली ग्लोबल सप्लाई चेन महंगी होने के कारण उन देशों के अंदर भी आम इंसान को डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का सामना करना ही पड़ता है। कोई भी इस शॉक से पूरी तरह अछूता नहीं है। ठीक है। अब इन बड़ी-बड़ी ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल बातों को थोड़ा सीधा जमीन पर उतारते हैं, आम इंसान के लेवल पर। हाँ, क्योंकि हमारा जो आज का मेन फोकस था कि इस सब का इम्पैक्ट हर किसी पर कैसे पड़ता है। हाँ। कई बार ऐसा लगता है ना कि यार छोड़ो, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है उससे मुझे क्या, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ या मुंबई में हूँ। हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका असर सीधे हमारी जेब पर पड़ता है। हाँ। तो रोजामर्रा की जिंदगी में ये महंगाई कैसे दिखती है? आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? अगर हम आम इंसान के नजरिए से देखें तो सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट जो दिखता है वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। हाँ, वो तो बोर्ड पर ही नंबर बदल जाते हैं। कच्चे तेल के महंगे होने से आपका जो फ्यूल का खर्च है वो तुरंत बढ़ता है। आम इंसान का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ना तय है, चाहे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से ऑफिस जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे, क्योंकि बस का किराया भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि हर वो चीज जो ट्रकों या जहाजों में सफर करती है वो भी महंगी हो जाएगी। राइट। मतलब सिर्फ इंसान का सफर महंगा नहीं हुआ, सामान का सफर भी महंगा हो गया। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। आप एक साधारण से टमाटर का एग्जाम्पल लीजिए। टमाटर का? हाँ, एक टमाटर को खेत से टूटकर आपके पास वाले सुपरमार्केट के फ्रिज तक पहुंचने में कई जगह एनर्जी लगती है। हाँ, बात तो सही है। खेत में जो खाद डली, ट्रैक्टर में जो डीजल जला, फिर वो जिस ट्रांसपोर्ट ट्रक से शहर आया उसका ईंधन, और वो पैकेजिंग वाला प्लास्टिक भी तो पेट्रोलियम से ही बनता है। बिल्कुल। और आखिर में उस कोल्ड स्टोरेज की बिजली जहां उसे फ्रेश रखा गया। बाप रे, जब एनर्जी महंगी होती है ना, तो इस पूरी चेन में हर कदम पर कॉस्ट जुड़ती जाती है। तो जब कोई किराने की दुकान से सामान खरीदता है तो वो सिर्फ उस टमाटर के पैसे नहीं दे रहा, तो किसके पैसे दे रहा है? वो इस पूरी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का बड़ा हुआ बिल चुका रहा होता है। और इसी को हम ग्लोबल इन्फ्लेशन या वैश्विक महंगाई कहते हैं। क्या ये जो इन्फ्लेशन है ये केवल एक टेम्परेरी झटका है? मतलब मान लीजिए युद्ध कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा? ऐसा सोचना थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा। या फिर हम एक ऐसे लंबे दौर में जा रहे हैं जहां महंगाई एक परमानेंट सच बन जाएगी? मतलब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके? हमारे सोर्सेज इसी लॉन्ग टर्म रिस्क की तरफ इशारा करते हैं। एनर्जी के झटके ना अक्सर इकोनॉमी में बहुत गहराई तक पैठ बना लेते हैं। कैसे? देखिए, जब हर चीज महंगी हो जाती है, फूड, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, तो लोग क्या करते हैं? लोग अपना खर्च कम कर देते हैं, बजट टाइट कर लेते हैं। बिल्कुल, वो नॉन एसेंशियल चीजों पर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम कर देते हैं। बाहर खाना, शॉपिंग करना कम हो जाता है। इससे इकोनॉमी में डिमांड गिरती है, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम होता है, नौकरियां जाने लगती हैं और जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। मतलब एक रिसेशन जैसी फीलिंग आने लगती है। हाँ। अच्छा, लेकिन नोट्स में एक जगह स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR का जिक्र था। ये क्या भला है? ये एक तरह का इमरजेंसी बैकअप है। तो क्या ये बैकअप दुनिया को इस ग्लोबल इन्फ्लेशन के झटके से नहीं बचा सकता? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व असल में बड़े बड़े देशों द्वारा जमीन के नीचे बनाए गए बहुत विशाल टैंक या गुफाएं होती हैं। ओके। जिनमें वो इमरजेंसी के लिए लाखों बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखते हैं। अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के पास ऐसे रिजर्व हैं। तो जब तेल की कमी होगी तो यहाँ से निकाल लेंगे? हाँ, जब बाजार में अचानक सप्लाई रुकती है तो सरकारें इन रिजर्व से तेल निकालकर बाजार में डाल देती हैं ताकि कीमतें एकदम से न भड़कें। तो फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर क्राइसिस आया तो वहां से तेल निकाल लेंगे। काश इतना आसान होता। ये सिर्फ एक बैंडेड की तरह है। बैंडेड? हाँ, कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये रिजर्व केवल कुछ हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों तक ही बाजार को संभाल सकते हैं। ओहो,
अगर युद्ध लंबा खिंचता है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट महीनों तक ब्लॉक रहता है तो ये रिजर्व भी धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। फिर तो पैनिक और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद देशों को मजबूरन एनर्जी के नए और महंगे रास्ते खोजने पड़ेंगे और ये चीज़ ग्लोबल सप्लाई चेन्स और गठबंधनों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो अगर हम इस पूरी लंबी और इतनी पेचीदा चर्चा को समेटें तो ये साइकिल कुछ इस तरह दिखती है। हाँ, समराइज करते हैं। सबसे पहले युद्ध होता है। युद्ध के कारण हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स पर तेल की सप्लाई में रुकावट आती है, या कम से कम उसका डर पैदा होता है। राइट। इस डर से समुद्री जहाजों का इंश्योरेंस बढ़ता है और एनर्जी महंगी हो जाती है। एनर्जी के महंगे होने से हैबर बॉश प्रोसेस महंगा हो जाता है और नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट जो फर्टिलाइजर हैं वो महंगे हो जाते हैं। एकदम सही। फिर महंगे फर्टिलाइजर और महंगे ट्रांसपोर्टेशन के कारण दुनिया भर में खेती की कॉस्ट बढ़ जाती है या पैदावार गिर जाती है। हाँ, और इसका सीधा नतीजा फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई में निकलता है। बिल्कुल। और आखिर में ये सब मिलकर एक भयंकर ग्लोबल इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है जो आम इंसान की जेब खाली कर देता है। यही वो अदृश्य चेन है जो युद्ध के मैदान को सीधा हमारी डाइनिंग टेबल से जोड़ती है। अब आगे हमें बस यही देखना होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट कितना सेफ रहता है और क्या दुनिया के जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स हैं वो इस शुरुआती झटके को सह पाएंगे या नहीं। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल होगा। अगर समुद्री रास्ते खुले रहते हैं तो शायद ये झटका टेम्पररी हो, लेकिन अगर संघर्ष और फैलता है तो फिर तो मुश्किल है। हाँ, तो दुनिया को एक बहुत लंबे और दर्दनाक इकोनॉमिक दौर के लिए तैयार रहना होगा। यार, आज की इस चर्चा ने तो वाकई दिमाग के कई जाले साफ कर दिए हैं। हम लोग अक्सर ये सोचकर बड़े खुश होते हैं कि हम एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट दुनिया में रहते हैं। हाँ, सबको यही लगता है। लेकिन अगर एनर्जी हमारे खाने की व्यवस्था को चलाती है और खाना राष्ट्रों की स्टेबिलिटी तय करता है, तो हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन की डोर तो बस कुछ संकरे समुद्री रास्तों पर टिकी हुई है। बहुत डरावना सच है ये। और ये मुझे ना एक बिल्कुल नए विचार की तरफ ले जाता है। कैसा विचार? हम हमेशा ग्रीन एनर्जी और लोकल फार्मिंग की बात करते हैं ना। हाँ, एनवायरनमेंट बचाने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए। राइट। लेकिन आज की इस डीप डाइव के बाद मुझे लगता है कि सोलर पैनल लगाना या अपने ही देश में लोकल खाद और खाना पैदा करना ये सिर्फ धरती को बचाने का तरीका नहीं है। तो और क्या है? क्या ये असल में एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में खुद को ब्लैकमेल होने से बचाने का सबसे बड़ा हथियार नहीं है? वाओ, ये बहुत ही डीप थॉट है ना? मतलब क्या ग्रीन एनर्जी सिर्फ एक एनवायरमेंटल गोल है, या ये 21वीं सदी में किसी भी देश के सर्वाइवल और उसकी नेशनल सिक्योरिटी की असली चाबी है? बिल्कुल। अगर आप एनर्जी इंडिपेंडेंट है तभी आप सच में सुरक्षित हैं। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जो इस डीप डाइव के खत्म होने के बाद भी ना हम सबको बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। मिलेंगे अगली बार एक और नए और अनसुलझे टॉपिक के साथ।